बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कन्फ्यूशियस कौन था? हु वाज कन्फ्यूशियस? क्या कोई सियासी रहनुमा था या कोई मजहबी पैरोकार था? आखिर क्यों इसके फलसफे को चीन, जापान और दीगर ममालिक में मजहब का मुकाम दिया गया? नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू द ग्रेट फिलोसफर कन्फ्यूशियस है। चीन का अजीम फलसफी कन्फ्यूशियस वो पहला आदमी था जिसने चीन के लोगों के लिए इनके पहले से मौजूद बुनियादी नज़रियात को मिलाकर अकायद का एक मरबूत निज़ाम तैयार किया। नाज़रीन इकराम, इसके फ़लसफ़े की बुनियाद शख्सी अखलाकी फ़िक्र और एक ऐसी ख़ास हुकूमत के तसव्वुर पर मबनी है जिसका मकसद अवाम की खिदमत करते हुए इस अखलाकी मसाल की बुनियाद पर हुकूमत बनानी है। इस सोच ने चीनी अवाम की ज़िंदगी और तहसीब को 2000 से ज़ायद तक अपने सिरे असर रखा और दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से पर गहरे असरात मुरक्कब किए। नाज़रीन इकराम, 551 कबल मसीह में कन्फ्यूशियस लियू की मुख्तसर रियासत में पैदा हुआ। ये जगह शुमाली चीन में शातंग के मौजूदा कस्बे में वाक़ है। अपने बचपन ही में वो वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गया। नाज़रीन इकराम, इसने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक मामूली सरकारी ओहदेदार की हैसियत से किया, मगर जल्द ही वो इससे उकता गया और अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गया। इसके बाद के अगले 16 बरस इसने तबलीग व तदरीस में सरफ किए। इसके गिर्द पैरोकारों की एक बड़ी जमात जमा हो गई। तारीखी हकायक इस वाक़े को यूं बयान करते हैं कि जब वो 15 बरस का हुआ तो लियू हुकूमत ने इसे एक ओहदे के लिए चुन लिया। ताहम सादा मजाजी के सबब महज 4 साल बाद ही रवायती दरबारी साजिशों के सबब न सिर्फ इसे मुलाजमत से बर्खास्त होना पड़ा बल्कि इस रियासत से भी जलावतन कर दिया गया। इसके बाद 13 साल एक खाना बदोश की हैसियत से गुजारता रहा और ख़ुद को उस्ताद की हैसियत से पेश किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल इसने अपने आबाई वतन में गुजारे। इसका इंतकाल 489 कबल मसीह में हुआ। अमूमन इसे एक मजहबी रहनुमा और पेशवा का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये सोच दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ना तो इसने खुदा के बारे में कोई फिक्र दी और ना ही आखिरत के फलसफे के बारे में कोई राय दी। इसने हर तरह की माबद अलतबियाती क्यास राइयों से इज्तनाब बरता है, यानी वो बुनियादी तौर पर एक बेदीन फलसफी था और इसकी तमाम तर दिलचस्पी का मरकज़ सियासी इनफरादी इखलाको करदार था। नाज़रीन इकराम, कन्फ्यूशियस के मुताबिक फजीलतों के अहम दर्जे 2 हैं, जैन और ली, और अजीम इंसान इन्हीं से इखलाकी रोशनी पाते हैं। जैन को कहीं कहीं मोहब्बत के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे दूसरे इंसानों से मोहब्बत भरे ताल्लुकात के तौर पर ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा जा सकता है, जबकि ली से मुराद अदाब, रसूमात, रवाज, अतवार, खुश इखलाकी और समाजी रवैये लिए जाते हैं। कन्फ्यूशियस से पहले चीनी माशरे में मौजूद अहम चीनी मजहब को वालिदैन से एहतराम और ख़ानदान से वफादारी जैसे बुनियादी इंसानी रवैयों के एहया से बड़ी तकवीत मिली। इसने बीवियों को अपने खामदों का एहतराम और इनकी ताबेदारी करने की नसीहत की। नाज़रीन इकराम, इसने हाकिमों और महकूमों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया। ये चीनी मुफक्कर आमरीत के खिलाफ था। वो इस अकीदे का प्रचार करता था कि हुकूमत का बुनियादी किरदार और मकसद अवामी फलाह के सिवा कुछ और नहीं है। इस राय का इसने शिद्दत से इजहार किया कि एक हुक्मरान को ताकत के सहारे नहीं बल्कि इखलाकी कुव्वत के सहारे हुक्मरानी करनी चाहिए। इसके दूसरे अफकार में अहम तरीन एक आसमानी बादशाहत का तसव्वुर भी शामिल है। इसका कहना था कि जो काम तुम अपने लिए नापसंद करते हो वैसा किसी और के साथ ना करो। बुनियादी तौर पर वो इंतहाई कदामत पसंद था। वो मासी के दौर को सुनहरी करार देता था। नाज़रीन इकराम, कन्फ्यूशियस ने हुक्मरान और अवाम दोनों को मशवरा दिया कि वो कदीम और बेहतरीन इखलाकी मयार को अपना लें। इसमें भलाई है, तहम इखलाकियात पर मबनी इसका हुकूमत का तसव्वुर ज़माने कदीम में आम नहीं था। इस हवाले से कन्फ्यूशियस खुद इसके अपने मुतल्लिक तसव्वुरात की निस्बत कहीं ज़्यादा जदीद तर्ज का नासिर था।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त चाओ खानदान चीन पर हुक्मरानी कर रहा था। ये चीन में अक़लियत पसंदी का असीम और जोश व खरोश से भरपूर दौर था। इसलिए इस दौर के हुक्मरानों के लिए ये अफकार काबिल कबूल हरगिज़ नहीं थे। लेकिन इसके बाद इसके अफकार बड़ी तेज़ी से मुल्क भर में फैल गए। मगर चैयान ख़ानदान के आगाज़ हुकूमत 221 कबल मसीह के बाद कन्फ्यूशियस मत के बुरे दिनों का आगाज़ हो गया। नाज़रीन इकराम, इस ख़ानदान के सबसे पहले शहनशाह ने चीन से कन्फ्यूशियसिज्म के असरात को ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की और हाल और मासी के दरमियान ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। इसने इसके अफकार की तालीम को ममनू करार देते हुए इसकी तमाम किताबों को जला डाला। नाज़रीन इकराम, ये जाबराना कोशिशें हर तरह से नाकाम साबित हुईं, क्योंकि इस ख़ानदान के ज़वाल के साथ ही कन्फ्यूशियसिज्म से वाबस्ता मुतल्लिकीन को भरपूर इज़हार राय की आज़ादी नसीब हुई। इसलिए चीन के अगले हुक्मरान ख़ानदान हान 220 ता 206 कबल मसीह के दौर में चीनी हुकूमत ने कन्फ्यूशियसिज्म को तस्लीम करते हुए इसे सरकारी फ़लसफ़े का दर्जा दे दिया। नाज़रीन इकराम, हान ख़ानदान के दौर में चीन में नई रवायात को फ़रोग़ मिला, जिसमें दीवानी मुलाज़मत के इम्तहानात के ज़रिए हुकूमत का इंतखाब करने की रवायत भी शामिल है। आने वाले वक़्त में इन इम्तहानात को कन्फ्यूशियसिज्म के वसी तनासर में क्लासिकी अदब की फ़िक्र पर मबनी करार दिया गया। चूँकि माशी कामयाबी और माशरती इज़्ज़त व मर्तबे के असूल के लिए सरकारी नौकरशाही में कामयाबी बहुत अहम थी। इसलिए दीवानी मुलाज़मत के ये इम्तहानात ज़्यादा मेहनत तलब होते गए। इसकी मांग बढ़ती गई, जिस वजह से नस्ल दर नस्ल इंतहाई फ़तीन और मुतहर्रिक चीनी नौजवानों ने कई साल इसके फ़लसफ़ियाना नज़रियात के मुताले में गुजारे। कई सदियों तक चीन की तमाम दीवानी इंतज़ामिया ऐसे अफराद पर मुश्तमिल रही जो कन्फ्यूशियसिज्म से मुतासिर थे। ये निज़ाम तकरीबन 2000 साल तक मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ चीन में राइज रहा, यानी 100 कबल मसीह से 1900 ईस्वी तक। नाज़रीन इकराम, कन्फ्यूशियसिज्म सिर्फ चीनी इंतज़ामिया का सरकारी फ़लसफ़ा ही नहीं था, बल्कि इसके अकायद और फ़लसफ़े को चीनी अवाम की अक्सरियत की हमायत भी हासिल थी। ये करीबन 2000 बरस तक इनकी ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करता रहा। चीन के अवाम में कन्फ्यूशियस के इस कदर मकबूल होने के चंद अहम वजूहात हैं। अव्वल, इसके किरदार की 2 खूबियों इखलास और दयानतदारी पर किसी को कोई शक नहीं था। दूसरा, वो मजाज के नरम और अमली इंसान थे। इसके अलावा वो दूसरे इंसानों से किसी ऐसे रवैये का तकाजा नहीं करता था जो इनके दायरे से बाहर हो। अगर वो किसी से अच्छाई की तवक्का या मुतालबा करता तो ये दरअसल इनसे किसी दानिशमंदी का तकाजा नहीं करता था। इसके अफकार चीनी अवाम में मकबूल अपनी अमलियत की वजह से था, और यही इसकी कामयाबी की वजह थी, जिस वजह से इसके अकायद ने चीनी अवाम में मकबूलियत हासिल की। नाज़रीन इकराम, हत्ता के कन्फ्यूशियस ने कभी चीन के अवाम से इनके बुनियादी एतक़ादात तब्दील करने की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इन्हीं की रवायात को पेश कर रहा था। शायद तारीख़ में कन्फ्यूशियस से कोई ज़्यादा बड़ा फ़लसफ़ी नहीं गुजरा जो लोगों के बुनियादी अकायद और फ़िक्र से इस कदर वाबस्ता हो। नाज़रीन इकराम, कन्फ्यूशियसिज्म की हालत मौजूदा दौर में बहुत पतली रही है। चीनी इज्तिमाइयत पसंदों ने माजी से यकसर कट कर कन्फ्यूशियस मत और इसके ख्यालात पर बुरी तरह से जिरा की है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसका दौर तारीख में अपनी मौत आप मर जाएगा। माजी में तो इसके ख्यालात व अफकार ने चीन में अपनी बुनियादें बहुत गहराई तक इस्तवार कर ली थी। इसलिए ऐसा होना कतन मुश्किल नहीं कि अगली सदी में कन्फ्यूशियसिज्म नए सिरे से अरूज हासिल कर ले। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।